चलिए अब आते हैं ईयर 2017 में, जहां मेन मुद्दा स्टार्ट होता है इलेक्टोरल बॉन्ड का। तो क्या होता है कि ब्लैक मनी का ये जो गेम वगैरह चल रहा था, कैश वगैरह की ये सब बातें हो रही थी, इससे लड़ने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर लेट अरुण जेटली जी ने पार्लियामेंट में एक बिल लेके आते हैं और अपने भाषण में कहते हैं कि 70 साल के बाद भी पॉलिटिकल फंडिंग को ट्रांसपेरेंट करने का कोई तरीका नहीं आया है, और ये जो पॉलिटिकल फंडिंग है इसमें ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और ब्लैक मनी को खत्म करने के लिए हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिफॉर्म लेके आए हैं, जिसका नाम है इलेक्टोरल बॉन्ड। इट डील्स विद ट्रांसपेरेंसी इन पॉलिटिकल फंडिंग। इवन 70 years after independence, the country has not been able to evolve a transparent method of funding political parties, which is vital to the system of free and fair elections. और सब लोग बहुत खुश भी हुए क्योंकि इससे सबको लगा कि ट्रांसपेरेंसी आएगी, ये जो कैश वगैरह का गेम चलता है, ये जो ब्लैक मनी है, ये सब खत्म होगी। क्योंकि इसमें सबसे पहली बात गवर्नमेंट ने यही कही थी कि ये जो 20,000 से कम कैश लेती है पॉलिटिकल पार्टी और उसमें नाम नहीं बताना होता है, उस लिमिट को कम करके अब हम 2,000 कर देंगे ताकि ब्लैक मनी को रोका जा सके। दूसरी चीज इन्होंने क्या की, 1,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड लॉन्च किए। ये ऐसे दिखते थे ये इलेक्टोरल बॉन्ड। तो अब इसके अंदर ये था कि अगर आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देनी है तो आप एसबीआई की ब्रांच में जाओ। किसी भी ब्रांच में आप नहीं जा सकते, 29 ब्रांचेस थी एसबीआई की, उनको ही ये काम दिया गया था। जैसे दिल्ली की पार्लियामेंट स्ट्रीट वाली जो ब्रांच है, लखनऊ की हजरतगंज वाली जो ब्रांच है, ऐसी 29 ब्रांचेस थी इंडिया के अंदर। वहां पे जाके आप इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि किसी भी दिन इन ब्रांचों में गए और जाके इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लिया। इसकी कुछ डेट डिसाइड थी, जैसे जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर की 1 से 10 तारीख तक कोई भी जाके इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकता है। और इनकेस इलेक्शन है तो 15 और 30 दिन की विंडो अलग से सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो वो खोल सकती है, उसके अलावा नहीं खरीदा जा सकता। और जब ये आप इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने जाओगे, अगर आपका एसबीआई के अंदर अकाउंट है तब तो ठीक है, क्योंकि आपकी ऑलरेडी डिटेल्स होंगी एसबीआई के पास। इन केस एसबीआई में आपका अगर अकाउंट नहीं है तो उस केस में आपको केवाईसी करानी होगी। आपका नेम, एड्रेस, पैन कार्ड वगैरह ये सारे प्रूफ देने होंगे आपको। ये ऐसा एक फॉर्म मिलता है वहां पे जाके जिसमें सारी डिटेल्स भरनी होती है, और फिर इसके बाद आप ये इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकते हैं। और ऐसा नहीं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को आप दे सकते हो, इसमें भी रूल थे। आप सिर्फ उसी पॉलिटिकल पार्टी को दे सकते हो जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 29A के अंडर में रजिस्टर्ड हो और लास्ट जनरल इलेक्शन में 1% से ज्यादा वोट मिले हो, तो आप उस पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड दे सकते हो। और जब आप ये बॉन्ड एसबीआई से खरीद के अपनी फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी को दोगे तो वो जो पॉलिटिकल पार्टी होगी वो एसबीआई की ब्रांच में जाएगी और उस पार्टी का जो डेजिग्नेटेड रजिस्टर्ड अकाउंट होगा, बैंक अकाउंट होगा, उसमें एसबीआई जो है वो पैसा ट्रांसफर कर देगी। मतलब कि एसबीआई को बहुत अच्छे से पता होगा कि किसने बॉन्ड खरीदा है और कितने अमाउंट का खरीदा है। लेकिन एसबीआई के अलावा बाकी किसी को नहीं पता चल सकता कि किसने खरीदा है और किस पॉलिटिकल पार्टी को दिया है। और कहा जाता है कि पॉलिटिकल पार्टी को भी नहीं पता होगा कि उसको किसने इलेक्टोरल बॉन्ड दिया या डोनेशन किसने दी है। और एसबीआई जो है वो आरटीआई के अंडर भी नहीं आता, तो कोई आम जनता भी आरटीआई वगैरह डाल के ये सब चीजें नहीं पता कर सकती। और जो इलेक्टोरल बॉन्ड होगा इस पे कोई भी नाम वगैरह नहीं होगा, ये एक बेयरर इंस्ट्रूमेंट की तरह एक्ट करेगा। मतलब कि जिसके हाथ में बॉन्ड चला गया उसका हो जाएगा। जैसे चेक होता है, डीडी होता है, उसमें नाम वगैरह मेंशन होते हैं, तो ये वो चीज नहीं है, ये करेंसी की तरह एक्ट करेगा। जैसे 500 का नोट होता है, अगर आपको पड़ा हुआ मिल गया तो आपका हो जाता है, ठीक उसी तरीके से बॉन्ड एक्ट करेगा। जिसके हाथ में पहुंच गया उसका हो जाएगा। मान लो आपने बॉन्ड खरीद के बीजेपी को देने गए ऑफिस में और रास्ते में आपसे किसी ने छीन के कांग्रेस के ऑफिस में दे दिया, तो कांग्रेस के ऑफिस को चला जाएगा। तो कुल मिला के जो इलेक्टोरल बॉन्ड होगा ये करेंसी की तरह काम करेगा। बस ये जो करेंसी है वो पॉलिटिशियंस के पास ही चलेगी। और जिस पर्टिकुलर डेट से आप एसबीआई में ये इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदोगे उसके 15 दिन के अंदर ही ये जो बॉन्ड है ये आपको अपनी फेवरेट पार्टी को डोनेट करना होगा। और अगर 15 दिन में आप ऐसा नहीं करोगे तो ना तो पॉलिटिकल पार्टी के पास पैसा जाएगा, ना ही आपको रिफंड मिलेगा, और ये किसी काम का नहीं बचेगा इलेक्टोरल बॉन्ड। और इसका जो पैसा होगा वो पीएम केयर फंड में चला जाएगा। गवर्नमेंट ने 1.90 करोड़ रुपीस इस कंपनी को दिए। तो देखिए ये तो हो गया इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में कि इसको कैसे यूज किया जा सकता है, क्या प्रोसेस है। अब बात करते हैं कि कंट्रोवर्सी किस चीज की है। और जिस दिन से इस बॉन्ड को लाया गया है उस दिन से ही कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई, और वो क्या कंट्रोवर्सी है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए पहली चीज, जब इस इलेक्टोरल बॉन्ड को लाया गया तो कई सारे एक्ट्स जो थे उनको चेंज किया गया, जैसे कंपनीज एक्ट, आरबीआई एक्ट, आईटी एक्ट, आरपीए एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, इन सब में चेंजेस किए गए, फिर इस इलेक्टोरल बॉन्ड को लाया गया। तो सबसे पहले आरबीआई एक्ट की बात करते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड को आरबीआई एक्ट को चेंज करके लाया गया, और जब आरबीआई एक्ट को चेंज किया गया तो आरबीआई की कुछ पावर जो थी वो चली गई उनके हाथ से। जैसे पहले फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट जो था, करेंसी नोट थे, बॉन्ड थे, ये सिर्फ और सिर्फ आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर पे ही ये प्रिंट हो सकते थे। लेकिन इसके अमेंड होने के बाद एसबीआई के पास पावर आ गई कि वो भी प्रिंट कर सकता है इलेक्टोरल बॉन्ड को। तो इस चीज को लेकर आरबीआई खुश नहीं था। दूसरी चीज, आरबीआई एक्ट जो है
वो मनी बिल से बाहर है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको मनी बिल के थ्रू लेके आए और मनी बिल के थ्रू इसको अमेंड किया। तो इस चीज को लेके हल्ला हुआ कि आरबीआई एक्ट जब मनी बिल के अंडर आता ही नहीं है तो आप इसको मनी बिल के थ्रू कैसे अमेंड कर सकते हो। और ऑपोजिशन ने यह भी ब्लेम किया कि इसको जानबूझ के मनी बिल के थ्रू लाया गया है, क्योंकि रूल्स के हिसाब से अगर मनी बिल के थ्रू लाएंगे तो इसको राज्यसभा से अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ेगी, और उस टाइम पे राज्यसभा में गवर्नमेंट इतनी स्ट्रांग नहीं थी, तो इसको रिजेक्ट होने का जो डर था वो खत्म हो गया। इस वजह से ऐसा किया गया, ये ऑपोजिशन का कहना था। दूसरी चीज, कंपनीज एक्ट जो था उसको चेंज किया गया। पहले जो लिमिट थी कि एक कंपनी जो है वो लास्ट 3 साल का जो प्रॉफिट का एवरेज होगा उसका 7.5% उतना ही डोनेट कर सकती है, तो ये जो लिमिट थी इसको कैंसिल कर दिया गया। यानी कि अब कोई भी कंपनी जितना उसका मन करे उतना डोनेट कर सकती है। मतलब कि अगर वो 100 रुपए भी कमा रही है तो भी वो 1000 डोनेट कर सकती है। अब इसके बाद जो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल चीज थी वो ये थी कि गवर्नमेंट ने कहा कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड हम लाए हैं ये आरबीआई, इलेक्शन कमीशन, इनके साथ हमने डिस्कशन किया है और इनके अप्रूवल के बाद हम लेके आए हैं। लेकिन ये जो चीज थी ये गलत निकल गई, और ये चीज तब सामने आई जब आरबीआई और इलेक्शन कमीशन के लेटर लीक हो गए। इलेक्टोरल बॉन्ड होने से पहले ही 30 जनवरी 2017 को आरबीआई ने एक लेटर लिखा था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को। ये उस लेटर की ओरिजिनल कॉपी है। इसमें आरबीआई ने कई सारे कंसर्न रेज किए थे। पहली चीज इसमें इन्होंने ये कही थी कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड है ये करेंसी की तरह है, तो इसको इशू करने का जो राइट है वो सिर्फ और सिर्फ आरबीआई का है। तो जो ये पावर आप एसबीआई को दे रहे हो इशू करने की, ये चीज गलत है। और ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड जब मार्केट में आएंगे तो इससे जो ऑफिशियल बैंक नोट का जो ट्रस्ट है वो कम हो जाएगा। दूसरी चीज इसमें आरबीआई ने ये की कि ये जो आपने आरबीआई एक्ट का सेक्शन 31 जो अमेंड किया है, इस चीज से सेंट्रल बैंकिंग का जो कोर प्रिंसिपल है उसको दिक्कत होगी। और दूसरी लाइन में लिखा है कि ये जो ट्रांसपेरेंसी की आप लाए हो इससे आप ट्रांसपेरेंसी भी अचीव नहीं कर पाओगे। आप कैसे पता लगाओगे कि बॉन्ड जिसने खरीदा है वही डोनेट कर रहा है? ये भी तो हो सकता है कि कोई आदमी ये बॉन्ड खरीदे और वो किसी और को दे दे और फिर वो जाके किसी पॉलिटिकल पार्टी को दे दे। तो ये चीज आप ट्रैक कैसे करोगे कि जिसने खरीदा है, जिसने अपना केवाईसी दिया है, वही आदमी डोनेशन दे रहा है? ये भी तो हो सकता है कि केवाईसी कोई और कराए, वो बॉन्ड ले और फिर उसके बाद डोनेशन कोई और करे, और इसकी वजह से ब्लैक मनी का जो कारोबार है वो घूम सकता है मार्केट के अंदर। और इसमें आरबीआई ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो आप लेके आए हो इसकी वजह से प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ये भी वायलेट हो रहा है, और मनी लॉन्ड्रिंग और ब्लैक मनी जो है इससे वो कम नहीं होगी, इससे बल्कि और बढ़ने के चांसेस है। अभी जो लेटर आरबीआई भेजती है इसके रिप्लाई में फाइनेंस मिनिस्ट्री भी जवाब देती है और सेम डे जवाब देती है, और ये जो जवाब देती है ये लेटर भी आउट हो गया। इसमें दो मेन चीज थी जो कही गई थी। एक चीज तो ये कही गई थी कि जिस इंटेंशन और जिस पर्पस से इस बॉन्ड को लाया गया आरबीआई उस चीज को समझ नहीं पाई है, और लास्ट में ये भी लिखा है कि अब बहुत लेट हो गया है। आरबीआई ने लेट बताया है, अब तो फाइनेंशियल बिल जो है वो भी प्रिंट हो चुका है, और आरबीआई का कहना था कि 2 दिन के अंदर ही उन्होंने रिप्लाई कर दिया था। तो ये तो हो गई आरबीआई की बात। इसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास मैटर पहुंचता है, तो इलेक्शन कमीशन भी लेटर लिखता है, और वो जो लेटर था वो भी आरटीआई के थ्रू बाहर आ जाता है। ये उसकी कॉपी है। इसमें इलेक्शन कमीशन कहता है कि इस इलेक्टोरल बॉन्ड को बंद होना चाहिए, और ये जो कंपनी एक्ट को चेंज किया गया है यानी कि अमेंड किया गया है, इसमें कंपनी कितना भी डोनेट कर सकती है। ये बहुत ही डेंजरस है। इससे लोग शेल कंपनी बनाना शुरू कर देंगे, जिससे ब्लैक मनी मार्केट में और आएगी, और सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन देने के लिए लोग शेल कंपनियां खोलेंगे। A purchases bonds worth X amount, 100 crore. Yeah. A has to only physically hand over the bond to B, right? Or B gives it to C, who will in turn give it to a political party. Correct. There is no control over the transaction between A and B. Yeah. But this does not obviate the fact that people who are really behind it. Yeah. इसके बाद लॉ मिनिस्ट्री ने भी इस पे ऑब्जेक्शन किया कि 1% वोट का जो कॉन्सेप्ट इसमें रखा गया है उससे जो छोटी पार्टी है उनको पैसा नहीं मिल पाएगा, तो ये चीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का भी वायलेशन करती है। तो इधर ये सारी चीजें चल रही थी। अब इसके बाद 27 सितंबर 2017 को आरबीआई दोबारा से कोशिश करता है और दोबारा लेटर भेजता है। ये उस लेटर की कॉपी है। इसमें मनी लॉन्ड्रिंग से लेके ब्लैक मनी मार्केट में कैसे फ्लोट हो सकती है वो सारे कंसर्न रेज किए गए हैं। मैं एक एग्जांपल समझाता हूं कि इसमें क्या क्या दिक्कत आने की बातें हो रही हैं। मान लो कोई एक अननोन ग्रुप है जो इंडिया के अगेंस्ट में है, लश्कर-ए-तैयबा मान लो आप, उसके पास 500 करोड़ रुपए कैश है और वो चाहता है कि इंडिया के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं, उसको कुछ पॉलिसीज में चेंज कराना है और उसको ये पैसा इंडिया के अंदर डोनेशन देना किसी पॉलिटिकल पार्टी को। तो दुनिया भर में ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं, जैसे लक्समबर्ग हो गया, मोनाको हो गया, जहां आराम से कैश जमा हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती, ज्यादा पूछताछ नहीं होती है। तो मान लो ऐसे ही किसी कंट्री में एंटी इंडिया ग्रुप जो है वो जाके पैसा जमा कर दें और उसके बाद वहां से और 1-2 कंट्री जैसे सिंगापुर वगैरह के जो बैंक हैं उसमें ट्रांसफर करके और फिर इंडिया के अंदर शेल कंपनी बना के वहां पे वो पैसा डाल दें और फिर वो शेल कंपनी बॉन्ड खरीद के एसबीआई से पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन दे और फिर आगे चल के कुछ रूल्स चेंज करने के लिए प्रेशर भी बनाने लगे, तो ये इंडिया की सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। दूसरी चीज इसमें यह कही गई कि भले इंटेंशन अच्छी हो कि ट्रांसपेरेंसी लाना चाहती है गवर्नमेंट, लेकिन उसके बाद भी ट्रांसपेरेंसी इसमें अचीव नहीं हो पाएगी क्योंकि इसमें सारा जो डेटा है वो एसबीआई के पास है और एसबीआई जो है वो बेसिकली गवर्नमेंट के अंदर ही आती है। एसबीआई का जो चेयरमैन होता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही अपॉइंट करती है। चेयरमैन
भी छोड़िए, कभी ऐसा होता है कि कोई रूलिंग पार्टी के अंदर कोई गलत नेता सेलेक्ट होकर आ गया और वो एसबीआई की किसी ब्रांच में फोन करके ये पता लगाने लगे कि कौन कौन से बॉन्ड आए हैं, उनके नंबर क्या हैं, किसने कितना पैसा दिया है, ऑपोजिशन को कितना पैसा दिया है, तो वो डिटेल्स उसके पास आ सकती हैं। या फिर ना भी आए तो वो प्रेशर बना सकता है वो डिटेल्स लेने के लिए। तो इससे होगा क्या कि जो रूलिंग पार्टी रहेगी, चाहे वो अभी की हो चाहे वो आगे कोई रूलिंग पार्टी है, उसको एडवांटेज होगा। तो इसमें हो क्या रहा है, ना तो आम जनता को पता कि किसने डोनेशन दी, ना इलेक्शन कमीशन को पता कि किसने डोनेशन दी, ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता कि किसने डोनेशन दी, और ना ही ऑपोजिशन को पता कि किसने डोनेशन दी। सिर्फ दो लोगों को पता चल सकता है, एक तो जो डोनेशन दे रहा है, दूसरा जो रूलिंग गवर्नमेंट होगी। दूसरा, इसमें गवर्नमेंट ने कहा कि इसमें कोई सीरियल नंबर नहीं होगा, सिक्योरिटी कोड नहीं होगा, ताकि रूलिंग गवर्नमेंट को भी नहीं पता चल सकता कि ये जो पैसा है ये किसने दिया है उसको। और अगर हम एक आइडियल केस ले लें जिसमें एसबीआई कोई डेटा किसी से शेयर नहीं कर रहा है और मान लेते हैं कि वो अपना काम बहुत सही से कर रहा है, तो उसके बाद भी एक दिक्कत है। ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है इसको लेबोरेटरी में चेक कराया गया और ये जो बॉन्ड था इसके ऊपर अल्ट्रावायलेट रे मारी गई, तो पता चला कि इसके अंदर एक सीक्रेट नंबर है। और इस चीज को लेके एसबीआई ने भी लेटर लिखा था जिसमें बोला गया था कि यूनिक कोड तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि उससे कई सारी चीजें होंगी। एक तो ये जो फेक इलेक्टोरल बॉन्ड बना के भी कोई जमा कर सकता है पॉलिटिकल पार्टीज को, तो वो चीज खत्म होगी, इसलिए यूनिक कोड रखना बहुत जरूरी है। अब इस यूनिक कोड को रखने की वजह से ये जो पूरा ट्रांसपेरेंसी का गेम है यही जीरो हो जाता है। कोई भी बॉन्ड खरीद के पॉलिटिकल पार्टी से या जो कंपनीज हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट कर सकती हैं इस नंबर के थ्रू कि मैंने इस नंबर का बॉन्ड खरीद लिया, और फिर एसबीआई से वो डेटा ले ले और फिर आगे चल के अपने हक में पॉलिसीज करानी हो, कोई लाइसेंस लेना हो या फिर गवर्नमेंट बैंक से लोन लेके बाहर भागना हो, तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। इसीलिए इसमें कहा गया कि इससे बढ़िया तो इलेक्टोरल ट्रस्ट ही था, उसमें कम से कम 20,000 से ऊपर वालों के नाम तो पता चल रहे थे सबको। तो इसके आने की वजह से तो कोई 100 करोड़ या 1000 करोड़ भी कोई दे दे तो भी नहीं पता चलने का किसी को, और इसका फायदा रूलिंग गवर्नमेंट को होगा। तो देखिए, इसको लाने से जो दिक्कत थी वो सॉल्व नहीं हुई। पहले भी रूलिंग गवर्नमेंट जो थी उसको ज्यादा पैसा मिलता था, अभी भी रूलिंग गवर्नमेंट जो है उसको ज्यादा पैसा मिल रहा है। तो मैदान में जब ये उतरते हैं तो रूलिंग पार्टी के पास 10 गुना ज्यादा पैसा होता है, तो ये एक फेयर गेम नहीं हो सकता। तो यही सारे रीजन है जिनको लेके जो ऑपोजिशन है वो सवाल उठा रहा है कि गवर्नमेंट ये गलत कर रही है, गवर्नमेंट को रेजिग्नेशन कर देना चाहिए। ठीक वैसे ही प्रेशर बनाया जा रहा है जैसे 2008 में विकीलीक ने 500 मिलियन वाला केस बाहर किया था, तब उस टाइम पे भी ऑपोजिशन ऐसे ही खड़ा हुआ था कि ये गलत है, पीएम का रेजिग्नेशन चाहिए, ये गवर्नमेंट बिकी है। तो देखिए, प्रॉब्लम वही है कि सब लोग ब्लेम तो करते हैं लेकिन जब खुद सत्ता में आते हैं तो ठीक वही चीज करते हैं। पॉलिटिकल फंडिंग का जो केस है इसको लेके सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो सिर्फ नाम के लिए हल्ला करती हैं, एक्चुअल में कोई ट्रांसपेरेंसी चाहता नहीं है। कोई पार्टी नहीं है जो कहती है कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो ब्लैक मनी रोकेंगे, जितने भी पैसे हमारे पास आएंगे, जो हमारे बैंक स्टेटमेंट होंगे, सब के सब पब्लिक के सामने डिस्क्लोज कर देंगे। ऐसा कोई भी अपने मैनिफेस्टो में ना पहले लिखता था ना अभी लिखता है। बस पहले भी बस हल्ला होता था नाम के लिए और अभी भी नाम के लिए हल्ला हो। लेकिन वही घिसा पिटा डायलॉग हर बार बोला जाता है कि आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ की वजह से डोनर की जान रिस्क पे आ जाएगी, इसलिए जो डोनेशन दे रहा है उसका नाम डिस्क्लोज करना ठीक नहीं है। लेकिन एक्सपर्ट हमेशा इसको काउंटर करते हैं कि जहां पे पब्लिक इंटरेस्ट की बात हो वहां पे राइट टू इंफॉर्मेशन जो है वो सबसे ऊपर होता है। दूसरी चीज, राइट टू लाइफ जो है वो इंसान के लिए होता है, कंपनी को ह्यूमन बीइंग नहीं है, उसके लिए राइट टू लाइफ कैसा। देखिए, बात यह है कि इलेक्शन जीतने की जो नींव रखी जाती है ना वो इसी करप्शन के पैसे पे रखी जाती है। इसीलिए आप देखोगे नेता जीत के आने के बाद अपना हक समझता है करप्शन करना। लेकिन ट्रांसपेरेंसी जो है पॉलिटिकल फंडिंग के अंदर वो बहुत ही जरूरी है, ताकि वोटर को पता हो कि जिस पार्टी को वो वोट कर रहा है वो किससे पैसा ले रही है। मान लीजिए कंपनी ने एक पर्टिकुलर ईयर में डोनेशन दी है, उसके आने वाले सालों में कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, एकदम से ऊपर पहुंच गई है या फिर नहीं पहुंची है, एटलीस्ट ये चीज पता तो चलेगी गेम क्या चल रहा है। अब एक एग्जाम्पल के लिए आप मान लो जैसे टोबैको कंपनीज है, इनकी भी लॉबी है, इनके पास बहुत पैसा है, भर भर के डोनेशन करते हैं। मान लो हजारों करोड़ देके किसी पार्टी को जितवा देते हैं इलेक्शन, और मान लो पार्टी जीत के गवर्नमेंट बना लेती है, और मान लो उसी गवर्नमेंट को यह डिसीजन लेना है कि कैंसर बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत लोगों की जान जा रही है, आम आदमी इसके चपेटे में आ रहा है। तो गवर्नमेंट जो टोबैको कंपनी से डोनेशन लेके जीत के आई है वो आपको क्या लगता है, वो टोबैको को बैन करेगी या फिर आम आदमी का सोचेगी? तो इसीलिए डोनेशन के अंदर जो ट्रांसपेरेंसी है उसका होना बहुत जरूरी है। तो जब गवर्नमेंट ये इलेक्टोरल बॉन्ड लेके आई तो दो एनजीओ थे, एक एडीआर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एंड कॉमन कॉज और सीपीआई। इन्होंने ये जो गवर्नमेंट इलेक्टोरल बॉन्ड लेके आई और ये जो एक्ट वगैरह में अमेंडमेंट किए, इसको चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती है और वहां पे एक पिटीशन फाइल करती है। शुरू के कुछ टाइम तक तो इसको टाला जाता है, इसमें डिले होता है, लेकिन फिर इसके बाद कोर्ट के अंदर हियरिंग स्टार्ट होती है और कोर्ट को यह डिसीजन लेना था कि ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये इलेक्टोरल बॉन्ड की जो स्कीम लेके आई है ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या फिर नहीं है। और इस चीज का आंसर देने के लिए कोर्ट के सामने दो क्वेश्चंस थे जिनके उनको जवाब देने थे। पहला ये कि जो ये बिना नाम डिस्क्लोज किए इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू जितना मन करे उतना डोनेशन कर सकता है और उसका नाम डिस्क्लोज नहीं होगा, तो क्या ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1A के राइट टू इंफॉर्मेशन को वायलेट करता है। दूसरा क्वेश्चन कोर्ट के सामने ये था कि ये जो कंपनी एक्ट को चेंज किया कि अनलिमिटेड डोनेशन की जा सकती है, इनफैक्ट लॉस मेकिंग कंपनी जो है वो भी डोनेशन दे सकती है, तो क्या
क्या ये आर्टिकल 14 को वायलेट करता है? तो ये दो क्वेश्चन थे जो कोर्ट को आंसर करने थे और उसके बेसिस पे डिसीजन लेना था। तो पहले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि कोर्ट के अंदर क्या डिस्कशन चले। तो देखिए, कोर्ट के अंदर गवर्नमेंट जो ये इलेक्टोरल बॉन्ड लेके आई थी वो ये कहती है कि हम ये इसलिए लेके आए हैं ताकि ब्लैक मनी को हटाया जा सके, और डोनर जो डोनेट कर रहा है उसका नाम हमें मजबूरी में छुपाना पड़ रहा है, क्योंकि अंडर आर्टिकल 21 एक डोनर का राइट है, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू लाइफ। तो हम चाह के भी कैसे डोनर की आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर दें। और इस चीज को डिफेंड करने के लिए एग्जाम्पल से भी समझाया गया कि मान लो मैं एक डोनर हूं और मैं एक पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करना चाहता हूं। किसी वजह से अगर वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं जीतती है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जीत के आ जाती है, तो वो मुझे परेशान कर सकती है, मेरी जान को खतरा हो सकता है, मेरे पीछे CBI, ED ये सब लगा सकती है, हरास किया जा सकता है मुझे। तो जो आदमी डोनेट कर रहा है वो कभी नहीं चाहेगा कि उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो। जैसे जब एक सिटीजन वोट करता है तो वो छुपा के वोट करता है, वो सबके सामने नहीं करता, वो इसीलिए छुपाया जाता है कि वहां भी सेम चीज है। अगर पॉलिटिकल पार्टीज को पता चल जाएगा कि उसको किसने वोट दिया है, किसने नहीं दिया है, तो उसके खिलाफ में पॉलिसीज बना सकती है, उसकी भी जान को खतरा हो सकता है। तो ये चीज सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि आप ब्लैक मनी हटाना चाहते हैं। इसमें ये जो आप इलेक्टोरल बॉन्ड लेके आए हो, इसमें लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव मींस, ये जो टेस्ट होता है ये आपने फॉलो नहीं किया। तो अब ये लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव मींस टेस्ट क्या होता है? तो देखिए, मान लो कोई आदमी है, वो एक भीड़ वाले रूम में है, वहां एक सांप निकल जाता है और मान लीजिए उस आदमी के पास लाठी, बंदूक, हथगोले, न्यूक्लियर वेपन वगैरह सारी चीजें अवेलेबल है। बस इमेजिन करने के लिए आप मान लीजिए इसको। तो उस सांप को मारने के लिए उस आदमी की जिम्मेदारी बनती है कि पहले वो उस चीज का यूज करे जिससे किसी और को नुकसान ना हो। जैसे लाठी से मार दिया जाए उस सांप को। अब उस सांप को मारने के लिए वो गोली और हथगोले फेंकने लगे तो वो सही नहीं है, उससे और लोगों को नुकसान हो सकता है। तो उसको लीस्ट रेस्ट्रिक्टिव मींस जो है उनका यूज करना चाहिए। सेम चीज इलेक्टोरल बॉन्ड के केस में, आपको ब्लैक मनी रोकनी थी तो आप RTI के आर्टिकल 19(1)(a) को वायलेट किए बिना भी रोक सकते थे। जैसे इलेक्टोरल ट्रस्ट है, उसका यूज किया जा सकता था, आप कैश लेते ही नहीं, UPI या चेक के थ्रू आप डोनेशन ले सकते थे, और भी बहुत सारे तरीके थे जिसका यूज किया जा सकता था। तो इस चीज में यह माना गया कि लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव मींस टेस्ट जो है वो फेल कर दिया गया है, और भी बहुत सारे तरीके थे, और इसीलिए कहा गया कि RTI के आर्टिकल 19(1)(a) को वायलेट किया गया। ये जो पॉइंट था ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। दूसरी चीज कोर्ट ने कही कि अगर एक डोनर है वो ईमानदारी से पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर रहा है, बिल्कुल उसके पास राइट टू प्राइवेसी है, उसकी डिटेल्स छुपी रहनी चाहिए, लेकिन हमें यह देखना होगा कि जो डोनर है क्या वो सच में ईमानदारी से पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट के लिए पैसा दे रहा है, या फिर अपना काम निकालने के लिए, या लाइसेंस लेने के लिए, या कोई और डील करने के लिए क्विड प्रो को का यूज कर रहा है और इसलिए पैसा दे रहा है। अगर ईमानदारी से डोनेशन दे रहा है अपनी फेवरेट पार्टी को सपोर्ट करने के लिए, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल उसकी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करेगा और पता नहीं चलने देगा कि उसने किसको डोनेट किया। लेकिन कोई आदमी अगर ऐसा कर रहा है कि वो डोनेशन इसलिए दे रहा है कि उसका काम हो जाए, उसको लाइसेंस मिल जाए, उसको कोई और बेनिफिट मिल जाए, तो उस केस में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। और ऐसा मान सकते हैं कि अगर कोई 20,000 डोनेशन दे रहा है या उससे कम डोनेशन दे रहा है तो वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करने के लिए दे रहा होगा। लेकिन दिक्कत वहां आती है जहां लॉस मेकिंग कंपनी हजारों करोड़ दे रही है, तो उस केस में उनके इंटेंशन पे डाउट होता है, वहां पे फिर प्राइवेसी की बात नहीं आ सकती, फिर ये पब्लिक इंटरेस्ट के अंडर में आ जाता है। और उस केस में आपको बताना होगा कि जो डोनर है जो इतने इतने करोड़ रुपए दे रहा है, उस केस में आपको बताना होगा कि वो कौन है, उसकी डिटेल्स आपको देनी होगी, ताकि ये जो एक दूसरे का फायदा कराने के लिए जो डोनेशन गेम चल रहा है ये सिस्टम खत्म हो। और दूसरी चीज, ये जो कंपनी एक्ट को चेंज करके अनलिमिटेड कर दिया गया था कि कितनी भी डोनेशन कर सकते हो, इसको भी कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल के हटा दिया और कहा कि ये चीज फ्री एंड फेयर इलेक्शन को वायलेट करती है। और ये जो पूरा इलेक्टोरल बॉन्ड का जो ये पूरा रिफॉर्म आया था, इसको 15 फरवरी 2024 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल के सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया। और इसके साथ साथ ये जो इनकम टैक्स एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, कंपनी एक्ट, ये सब जो अमेंड किए गए थे इनको भी हटा दिया गया। और फिर इसके बाद कोर्ट ने SBI को डायरेक्शन दिए कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड की सेल्स आप कर रहे हो इसको तुरंत रोक दो, और इलेक्शन कमीशन को कहा कि किस कंपनी ने किसको डोनेशन किए ये सारी डिटेल्स आप पब्लिक को डिस्प्ले करिए, और अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास बॉन्ड वगैरह बचे हैं जो कैश नहीं कराए हैं तो उसको आप तुरंत वापस कर दीजिए। और फिर 21 मार्च तक ये सारी डिटेल्स आपके सामने आई गई थी क्योंकि पब्लिक हो गई थी, और ये सारी डिटेल्स आपने देख भी ली होंगी। लेकिन जो सारी डिटेल्स आई थी, जो डेटा आया था, जैसा हमने गेस किया था, जो रूलिंग पार्टी थी उसको सबसे ज्यादा डोनेशन मिला था। किस पार्टी को कितना मिला था ये इस चार्ट में आप देख लेना। 92.30% का जो इलेक्टोरल बॉन्ड था वो 1 करोड़ के डिनोमिनेशन में खरीदा गया था। मतलब कि आम आदमी के बजाय ये जो कॉर्पोरेट डोनर्स थे ये ही डोनेशन दे रहे थे। और ये जो डिटेल्स आई थी इनके अगर पैटर्न को भी एनालाइज आप करोगे तो कुछ चीजें बहुत ही इंटरेस्टिंग सामने आई हैं। जैसे इसमें 21 ऐसी कंपनीज मिली जिन्होंने तब बॉन्ड्स खरीदे जब उनके ऊपर सेंट्रल एजेंसी, CBI, ED इन्होंने रेड मारी। ये उन कंपनीज के नाम है, और यहां पे आप देखोगे जिस मंथ में रेड पड़ी उसी मंथ में पैसा दिया गया। जैसे ये देखिए, फ्यूचर गेमिंग अप्रैल 1,
फर्स्ट वीक में रेड पड़ी, सेम वीक 7 अप्रैल को डोनेशन दी गई। इस कंपनी का जो प्रॉफिट था वो 215 करोड़ था और इस कंपनी ने डोनेशन 1300 करोड़ से भी ज्यादा की दी। ये देखिए, ये इसका ऑफिस है और इसीलिए कहा जा रहा था कि ये जो कंपनी एक्ट को चेंज करके अनलिमिटेड कर दिया गया, अगर ये चीज नहीं की गई होती तो ऐसे केसेस नहीं आते। ऐसे ही अरविंदो फार्मा जो थी, नवंबर 2022 में रेड पड़ी और सेम टाइम पे पैसा दिया गया। ये सब आप पॉज करके पढ़ लेना। और जो पार्टी जिस जगह पे पावर में थी उसको वहां पे बेनिफिट मिला। और बाकी सबके लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिए। किसी स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी की भी डिटेल्स आपको चाहिए हो या पढ़ना हो तो वो आपको वहां मिल जाएंगी। ऐसे ही डीएलएफ और रॉबर्ट वाड्रा की एक डील को लेके जनवरी 2021 में डीएलएफ के ऑफिस पे सीबीआई की रेड पड़ी और फिर इसके बाद अक्टूबर 2019 से नवंबर 2022 के बीच में 170 करोड़ रुपए डोनेट किए गए बॉन्ड्स के थ्रू। और फिर इसके 5 महीने बाद अप्रैल 2023 में पता चलता है कि ये जो डीएलएफ और रॉबर्ट वाड्रा की डील थी इसमें कोई भी वायलेशन नहीं हुआ था। मेघा इंजीनियरिंग ने 11 अप्रैल 2023 में 100 करोड़ डोनेट किए थे और उसके अगले ही महीने 14,400 करोड़ का टनल प्रोजेक्ट मिल गया इनको। ये उन कंपनीज की लिस्ट है जिन्होंने अपने प्रॉफिट से ज्यादा डोनेट कर दिया है। If you don't have a percentage, yes, why would a company, for what conceivable reason would a company donate 100% of its profit? I have a 1 rupee profit, but I will donate 100 crore. Why would a company do that? ऐसे ही कोविड के टाइम पे आपको याद होगा रेमडेसिविर जैसी ड्रग्स आए थे तो उस टाइम पे 7 कंपनियां ऐसी थी जो क्वालिटी चेक फेल कर गई थी। ये उन 7 कंपनियों के नाम है। जैसे हेट्रो लैब्स थी, जुलाई 2021 आते आते इसको 6 नोटिस भेजे गए थे महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने, क्योंकि ये जो रेमडेसिविर बना रहे थे इनके सैंपल में येलो कलर आ रहा था जो कि एकदम क्लियर होना चाहिए था, इसलिए सैंपल क्वालिटी में फेल कर गए थे। ओम प्रकाश सधवानी, फॉर्मर ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ ड्रग्स, ने कहा कि इनके लाइसेंस सस्पेंड हो जाने चाहिए थे, लेकिन हुआ क्या, जुलाई 2021 को नोटिस गया इस कंपनी को और अप्रैल 2022 को 40 करोड़ इन्होंने डोनेट किए और फिर ये बच गए। ऐसी बाकी बची जो कंपनीज थी जिनके ड्रग्स क्वालिटी चेक फेल कर गए थे उनको नोटिस गया, उसके बाद वो बॉन्ड्स खरीदते हैं, उसके बाद फिर वो बच जाते हैं और अभी तक उनके केस पेंडिंग चल रहे हैं। जो लिस्ट आई थी डोनर्स की उसमें जो टॉप 50 कंपनीज थी जिन्होंने सबसे ज्यादा डोनेशन दिया था वो आप देखोगे उनके वर्किंग ऑपरेशंस जो थे वो कहीं ना कहीं सरकारी ग्रांट्स और कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंडेंट थी, जहां पे लैंड का अप्रूवल, एनवायरनमेंट का लाइसेंस, ये सारी चीजें चाहिए होती हैं। तो देखिए, आप ये जो पूरी पॉलिटिकल फंडिंग होती है इसको लेके भले ही अपनी अपनी पार्टी को सपोर्ट कर सकते हो, लेकिन सच बात यह है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी आना बहुत ही जरूरी है, तभी हमारा फायदा होगा। अगर हम अपनी अपनी पार्टियों को पकड़ के लड़ते रहेंगे तो इसमें हमारा भी नुकसान होगा और देश का भी नुकसान होगा। लास्ट में एक बार फिर से आपको बता दूं कि आप भी स्केलर की फ्री लाइव क्लास करके इनके कोर्सेज ऑप्ट कर सकते हैं। सो बुक स्केलर्स फ्री लाइव सेशन at scalar.com and transform your career. Link is in the description. Thank you.